नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम साला के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम हिमांशु और आज है 30 सितंबर। तो 30 सितंबर को हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर एमसीक्यू। और इससे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं यानी 30 सितंबर को क्या है खास। तो 30 सितंबर को है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। आपको याद रखना है 30 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। और इसे पहली बार ये रिकॉग्नाइज़ किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। कब? इन द ईयर ऑफ 2017, 2017 में इसे रिकॉग्नाइज़ किया गया था। पहली बार इसे ख्याल कब आया, यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ट्रांसलेशन एक है, उसने 1953 में सेटअप किया गया। और 1991 में देखेंगे कि इसने एक आइडिया दिया कि हमें एक ट्रांसलेशन डे मनाना चाहिए। तो ट्रांसलेशन डे ट्रांसलेशन कम्युनिटी को वर्ल्ड वाइड में जोड़ने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए ट्रांसलेशन डे मनाना चाहिए। तो इसने 1991 में आइडिया दी, लेकिन ये आइडिया पास आउट कब हुआ? 2017 में। और उसके बाद देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। याद आपको रखना है कि 2020 की जो थीम है, 2020 की थीम आपको कहीं पर लिख के रखनी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या है थीम? फाइंडिंग द वर्ल्ड फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। ठीक है, याद रखना है आपको, फाइंडिंग द वर्ल्ड फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। ये थीम है किसकी? इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे की। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। तो आज के पहले एमसीक्यू में क्या है खास, आपको यहाँ पर लिखना है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, यानी इसने भी हाल ही में डीएसी ने अप्रूव किया है क्या प्रपोजल, एक कैपिटल एक्विजिशन का फॉर द इक्विपमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्स, यानी जो हमारी आर्म्ड फोर्स हैं उनके लिए एक एक्विजिशन प्रपोजल रखा है। आपको उसका अमाउंट बताना है, कितने एक्विजिशन का प्रपोजल उसने रखा है। ठीक है, डीएसी ने। तो ये डीएसी क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी आगे। तो यहाँ पर आपको उसका अमाउंट बताना है। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? आंसर आपके सामने है, फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर है इसका 2290 करोड़ रुपए का एक अमाउंट अप्रूवल दिया है किसने? डीएसी ने। अब डीएसी के बारे में हम लोग जानते हैं, यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। 2019 में आप देखोगे कि ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ये बनाई गई थी और इसके अंतर्गत नई जो रक्षा नीति है, उसमें नई रक्षा नीति के अंतर्गत नए हथियारों को किस तरीके से खरीदना है और किस तरीके से हम अपने आत्मनिर्भर भारत अभियान को और ज़्यादा मजबूत कर सकें, इस पर बात हुई। ठीक है, तो इस बार अभी प्रेजेंट टाइम पर अब देखोगे कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इसने अभी हाल ही में 2900 करोड़ रुपए का अप्रॉक्सीमेट एक कॉस्ट रखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कुछ अप्रूवल दे रहे हैं और वो किसके लिए है? स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स के लिए हैं, साथ साथ में हमारे स्टैटिक जो और ट्रांस रिसीवर हैं सेट्स के लिए, इन सभी के बारे में उन्होंने अप्रूवल के लिए अभी परमिशन दी है। ठीक है, तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल आप देखोगे ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है और इसने अभी जो डिफेंस हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस पे अप्रूवल पर साइन किया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में सेंटर ने यानी केंद्र सरकार ने एक सीनियर आईएएस को अपॉइंट किया है न्यू चेयरमैन किसके? ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से का चेयरमैन अपॉइंट किया है। उसका नाम आपको बताना है, इसका नाम क्या है, मतलब ट्राई के जो नए चेयरमैन हैं उनका नाम क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पीडी वघेला। तो पीडी वघेला आपको याद रखना है कि ये एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं जो अभी हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्या बने हैं? नए चेयरमैन बने हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर याद रखना है आपको, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी क्या होती है? यानी एक ऐसी बॉडी जो पार्लियामेंट से कोई भी एक्ट पास होता है। ठीक है, याद रखना है, पार्लियामेंट से कोई एक्ट पास होता है, उस एक्ट के पास होने के बाद जब कोई बॉडी बनाई जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्टैचुरी बॉडी। तो ये स्टैचुरी बॉडी है जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 से क्या हुआ? इसका पास हुई। तो 1987 में इसका आप देखोगे कि यहाँ पर इसका सेटअप हुआ है और 20 फरवरी 1997 एग्जैक्ट डेट आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, है ना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? याद रखना है आपको, हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्होंने भी हाल ही में 3 नई एडिशनल ब्रांचेस खोली हैं एनआईए की। तो एनआईए की जो नई 3 एडिशनल ब्रांचेस हैं वो कहाँ पर हैं, कौन सी सिटी में, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है चेन्नई, इम्फाल, रांची। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है
ऑल ऑफ द अबव, यानी तीनों सिटी में आप देखोगे कि एनआईए की नई ब्रांचेस सेक्शंस की जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा जान लेते हैं एनआईए के बारे में। एनआईए देखिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या करती है, जो हमारे टेररिस्ट रिलेटेड कोई भी केसेस होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि जो भी टेररिस्ट रिलेटेड केसेस होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमारे यहाँ पर एक एजेंसी है जिसका नाम है एनआईए। एनआईए क्या है, एक हमारे यहाँ पर सेंट्रल एजेंसी है जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी। और ये कब बनाई गई थी, आप देखोगे कि जब 26/11 का अटैक हुआ उसके बाद ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक एक्ट पारित किया गया पार्लियामेंट से, और उसके बाद यहाँ पर ये एनआईए की एजेंसी का निर्माण हुआ। ठीक है, तो याद रखें आपको कि एनआईए एक सेंट्रल एजेंसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2008 में बनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बताइएगा कि जो एनआईए है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। तो याद रखें आपको एनआईए काम करती है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, डिफेंस मिनिस्ट्री मत लगाना इसको, होम मिनिस्ट्री, तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि हाल ही में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने एक 6 मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, और 6 मेगा प्रोजेक्ट कौन से राज्य में लागू किए हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 6 मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, और ये 6 मेगा प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड होंगे, तो नमामि गंगे से रिलेटेड होंगे। नमामि गंगे क्या है, ये आप लोगों ने नाम कई बार सुना होगा, इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल से चर्चा कर लेते हैं कि नमामि गंगे क्या है। देखिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, ये 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसमें कुछ टारगेट रखे गए थे कि हम इस पर टारगेट पर काम करेंगे जिससे हमारी गंगा पूरी तरीके से क्लीन हो जाए। तो सबसे पहला था कि हमारा सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हमें एक ऐसा ट्रीटमेंट बनाना है जिससे क्या होता है, यानी कोई भी आप देखोगे सीधे सीवेज की सप्लाई गंगा में होने से गंगा काफ़ी क्या होती है, प्रदूषित हो जाती है। तो सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि शहर का कोई भी सीवेज आए वो उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होना चाहिए। साथ साथ में आप देखोगे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, यानी जो किनारा है उसका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। रिवर सरफेस क्लीनिंग, यानी हर बार सरफेस क्लीनिंग होनी चाहिए। क्या होता है, काफ़ी लोग जो उस पर कूड़ा कचरा फेंक देते हैं उसका सरफेस काफ़ी ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लाएं जिससे सरफेस आसानी से क्लीन किया जा सके। साथ साथ में बायोडाइवर्सिटी देखेंगे आप, यहाँ पर ये जो एक इमेज बनी है वो है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन हमारे यहाँ पर एक नेशनल वाटर एनिमल है, नेशनल वाटर एनिमल गंगा डॉल्फिन, और ये इसकी अभी प्रेजेंट टाइम पर संख्या काफ़ी कम हो गई क्योंकि बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी नहीं रहती, तो इस पर भी ध्यान दिया जाए। साथ साथ में अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन के मतलब जैसे मतलब गंगा है, गंगा के चारों ओर अफॉरेस्टेशन करने से क्या होगा, ये आसपास के जो किनारे हैं ये कटने से बच जाएंगे। जब अफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ बहुत ज़्यादा होंगे तो मिट्टी का जो इरोजन है वो कम हो पाएगा। ठीक है, साथ साथ में पब्लिक अवेयरनेस, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है क्योंकि सबसे ज़्यादा योगदान पब्लिक अवेयरनेस देती। पब्लिक अवेयरनेस किया जाए, और साथ साथ में जो हमारे इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट मॉनिटरिंग है इनको भी मॉनिटर किया जाए कि आप देखोगे कि बहुत सारा जो इंडस्ट्रियल कचरा है वो आपका गंगा में जाता है, तो इसको भी मॉनिटर किया जाए। साथ साथ में गंगा ग्राम बनाए जाए। गंगा ग्राम का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी गंगा है उसके किनारे कुछ ग्राम बनाए जाए, और उन ग्राम पंचायतों को यहाँ पर एक जिम्मेदारी दी जाए कि वो गंगा को साफ करें और उसमें योगदान दें। ठीक है, तो एक नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, याद रखें आपको 2014 में शुरू हुआ था। तो अभी हाल ही में 6 मेगा प्रोजेक्ट जो शुरू किए हैं उत्तराखंड में, इसमें सरकार की तारीफ भी की। नमामि गंगे की में सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन, इसका एक डे मनाया जाता है। आपको यहाँ पर बताना है कि कब सेलिब्रेट किया जाता है, 28, 29 या यहाँ पर 30 सितंबर को। ठीक है, तो बताना है आपको 30 सितंबर को, 29 सितंबर को या फिर 28 सितंबर को। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है हमारा 29 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉसेस एंड वेस्टेज रिडक्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए 2019 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये अप्रूवल पास हुआ, कहा कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अगर अपने अचीव करने हैं तो हमें सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी जो एजेंडा 2030 है, इसमें आप देखोगे कि हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा, वो होगा फूड वेस्टेज पर। आज प्रेजेंट टाइम पर आप देखोगे कि घरों में बहुत ज़्यादा खाना क्या होता है, बर्बाद हो जाता है।
तो इसलिए आप देखोगे कि फूड वेस्ट और मतलब जो हमारा कंज्यूमर लेवल है इसमें फूड वेस्टेज को पूरी तरीके से क्या करना है, रिड्यूस करना है और हमें सप्लाई चेन्स को बहुत ही अच्छा तरीके से बनाना है। तो इसलिए ये इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस एंड फूड लॉसेस एंड वेस्टेज रिडक्शन डे 29 सितंबर को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पर ये पूछना है कि अभी पूछा है कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है जिसके भी बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, डीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, तो ये जो प्रोसीजर है ये कब से इफेक्ट हो रहा है, 2020 का, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1 अक्टूबर 2020 से इसका जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है वो क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा 1 अक्टूबर 2020 से। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि हु इज़ इनॉग्रेटेड, मतलब अभी हाल ही में किसने इनॉग्रेटेड किया है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020, यानी 2020 का जो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट है वो फेस्टिवल किसने इनॉग्रेट किया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अमित शाह। अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का इनॉग्रेशन किया। क्या है इसमें जानते हैं। तो अभी हाल ही में जो हमारे गृह मंत्री हैं, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया और इन्होंने बताया कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है यानी जो 7 सिस्टर्स हैं, इन 7 सिस्टर्स में काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म वगैरह की संभावनाएं हैं और काफ़ी अच्छे डेस्टिनेशन हैं। आप भी जाइए, घूम कर आइए और काफ़ी बेहतर आपको डेस्टिनेशन मिलेगा इन 7 सिस्टर्स में। ठीक है, तो टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। और यहाँ पर आप देखोगे जब टूरिज्म प्रमोट हो जाएगा तो इन 7 सिस्टर्स की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में जो इंडियन वुमेन सिलेक्शन कमेटी है उसके नए हेड कौन बने हैं। आपको बताना है इंडियन वुमेन सिलेक्शन कमेटी के नए हेड कौन बने हैं। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर लिख लेना आपको, नीतू डेविड। नीतू डेविड ये हैं अभी हाल ही में बीसीसीआई के अंतर्गत जो वुमेन सिलेक्शन कमेटी हैं उनके हेड हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि उनके साथ साथ में नए मेंबर्स और हैं, मिथु मुखर्जी हैं, रेनू मार्गरेट हैं, आरती विद्या हैं या वी कल्पना है, इनके साथ ये भी मेंबर्स रहेंगे। थोड़ा सा हम लोग बीसीसीआई के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए बीसीसीआई गवर्निंग बॉडी है जो एज ए सोसाइटी काम करती है। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था तो याद रखना है 1928 में हुआ था। एज ए सोसाइटी काम करती है और इसका रजिस्ट्रेशन तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको कि बीसीसीआई में अभी हाल ही में फाइनेंस जो वुमेन सिलेक्शन कमेटी है इसके हेड बने हैं नीतू, ठीक है, और नीतू डेविड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि भाई हाल ही में कौन से बैंक ने को ब्रांड करके अभी हाल ही में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। क्रेडिट कार्ड किसका, वो भी रुपए का। रुपए का अभी तक आपने डेबिट कार्ड सुना होगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड आ गया है, वो किस बैंक ने भी हाल ही में लॉन्च किया ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है हमारा एसबीआई। एसबीआई ने भी हाल ही में क्या किया है, रुपए नेटवर्क, यानी रुपए नेटवर्क बनाया गया है किसके द्वारा, आपको याद रखना है रुपए नेटवर्क बनाया गया है एनपीसीआई के द्वारा, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए हैं। और ये रुपए नेटवर्क के अंतर्गत आप देखोगे एसबीआई कार्ड के साथ कोलैबोरेशन हुआ है कि विद इंडियन रेलवे, यानी आईआरसीटी जो है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के साथ अभी हाल ही में एसबीआई का एक क्रेडिट कार्ड क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। और ये पूरी तरीके से कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड होगा। अब कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अप्रूवल दिया जाएगा कि किसी भी पर्सन से कि आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, जिनके पास डेबिट कार्ड है या कोई और क्रेडिट कार्ड है, तो उससे क्या कर सकते हैं, उनको आईआरसीटीसी मिनिमम वहाँ पर केवाईसी के साथ वहाँ पर क्रेडिट कार्ड उन्हें प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यहाँ पर आपको ये बताना है कि विच ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया कि एलआईसी और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस ये हमारे यहाँ पर डीएसएसआई हैं। डीएसएसआई का मतलब यहाँ पर है डोमेस्टिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है तो इस किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी का काम कौन करता है, तो ये करती है IRDAI, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर बात समझने की ये है कि
DSII क्या होता है? देखो, IRDA के द्वारा यहाँ पर ये बताया गया कि जो हमारी कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, साथ साथ में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और न्यू इंडिया एश्योरेंस, है ना, ये तीनों कंपनियां डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस हैं। मतलब हमारे इंश्योरेंस के सेक्टर में, जैसे आपने देखा होगा बैंकिंग के सेक्टर में हमारी SBI है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, तो ये सारी बैंक क्या है? डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक है। मतलब इन बैंकों में अगर कोई भी दिक्कत आती तो पूरी इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम है किसी भी लेवल पर, तो इन सभी बैंकों पर ज़्यादा भार रहेगा। उसी तरीके से इंश्योरेंस के सेक्टर्स में आप देखोगे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हुआ या जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हुआ, तो इन सभी क्षेत्र में आप देखोगे कि इंश्योरेंस के सेक्टर में ये तीन कंपनियां काफ़ी इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए IRDA ने इन्हें परमिशन दी। तो IRDA एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। तो आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वो भी इसको देखकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर कर सकें।